हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया। सो ओवरऑल टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ साइंसेज इन इंडिया, जिसमें पहले हम मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे पहले पार्ट में, और फिर उसके बाद हम मेटलर्जी, बायोलॉजिकल साइंसेज, उन सब का डेवलपमेंट देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो है वो नहीं कवर करी है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज नहीं कवर करी है, या प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं उन सबको नहीं देखा है, सो मेक श्योर कि आप उन सभी सेशंस के साथ जुड़े। ऑलराइट। और सभी स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स आपको अगर चाहिए, जिस पर मैंने अभी हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज शुरू करी है, उससे पहले मैंने प्री रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे 20-25 साल के। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करते रहते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, राइट। सो मेक श्योर कि आप इन सभी सेशंस के साथ जुड़े और अनअकैडमी के पोर्टल पर जाएं, मेरे नाम से आपको प्रोफाइल मिल जाएगी और उसे फॉलो ज़रूर करें ताकि आप अपडेट ना मिस करें किसी भी सेशन की, राइट। हिस्ट्री ऑप्शनल पर लेक्चर चार लेक्चर में ऑलरेडी ले चुका हूं। मेक श्योर कि आप फिफ्थ लेक्चर के साथ, फिफ्थ लेक्चर के लिए जो है वो अपडेट आने वाली है, उसके लिए आप जुड़े रहें, मेक श्योर। और जो स्पेशल क्लासेस हैं उसके फीचर्स तो अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ स्पेशल क्लासेस, तो आप फीचर्स अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि कितनी इंटरेक्टिव क्लासेस रहती हैं। जितने भी MIQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ उसमें मैं पोल्स कंडक्ट करवाता हूँ, राइट। उसके अलावा आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई क्लास आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप लेक्चर्स के नोट्स थॉरली प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप जितनी मर्जी चाहे बार और जहां मर्जी बैठकर आप आराम से इन सेशंस को देख सकते हैं। सो स्पेशल क्लासेस के बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं रेकमेंड यही करूंगा आपको कि स्पेशल क्लासेस के साथ ज़रूर जुड़ें, राइट। उसके अलावा अगर आप थॉरो प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए, तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस में आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, और मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि आप 1 साल या 1 साल से ऊपर के प्लान को सब्सक्राइब करें। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइड मिलता है, उसके अलावा आप जितने भी टेस्ट देंगे उसका एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा आपको। आपको एक्सपर्ट की गाइडलाइंस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर साथ में मिलेगा। उसके अलावा आप ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड यही करूंगा कि आप कॉम्बो पैक्स ले, जिसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए डेफिनेटली आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, चौहान सर हिस्ट्री, चौहान_सर_हिस्ट्री। उसके अलावा हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, लेकिन 8 तारीख को मेगा कॉम्बैट टेस्ट है। 1000 लकी विनर्स को एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे और टॉप रैंकर्स को मिलेंगी बेहतरीन स्कॉलरशिप्स। 4 करोड़ के पूल में से स्कॉलरशिप मिलती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये टेस्ट अवेलेबल होता है। 60 मिनट्स में 56 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। एनरोल करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा आई ड्रीम, एक नया इनिशिएटिव अनअकैडमी का, टू मेक कंट्री प्राउड बाय बिकमिंग एन IAS, राइट। उस इस इनिशिएटिव के अंडर फ्रीडम ऑफर चल रहा है ऑन प्लस यूपीएससी कॉम्बो प्लान, GS प्लस ऑप्शनल वाला जो कॉम्बो है, जिसमें 1 साल के प्लान पर फ्लैट 27,500 ऑफ है, 2 साल पर 40,000 और 3 साल के प्लान पर 52,000 फ्लैट ऑफ दे रहा है अनअकैडमी, ठीक है। प्लस साथ में आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल तो ये साथ में मिल ही रहा है। सो दीज आर द रिवाइज्ड प्राइसेस। 1 साल के लिए प्राइस है 49,679 रुपीज, 2 साल के लिए आपका 71,801 रुपीज, और 3 साल के लिए 87,267 रुपीज। दीज आर द रिवाइज प्राइसेस, और ये प्लान जो है वो लिमिटेड ऑफर के लिए है, ठीक है। 18 अगस्त तक मोस्ट प्रॉब्ली ये रहने वाला है, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें ताकि प्राइस बढ़ ना जाए, राइट। मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्राइस हाइक आने वाला है बहुत जल्द, तो ये फ्लैट जो ऑफ है ये लिमिटेड टाइम के लिए ही है। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा ऑप्शनल कार्निवल आ रहा है 11 अगस्त और 18 अगस्त को, इन सभी सब्जेक्ट्स पर ऑप्शनल की सीरीज शुरू हो रही है। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। कॉम्बो ऑफर GS प्लस ऑप्शनल, जिसमें आपको GS के कोर्सेज, ऑप्शनल के कोर्सेज, GS की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, ये सभी मिल रहा है हाई डिस्काउंटेड प्राइजेस पर, राइट। और आप जो है वो 1 साल की सब्सक्रिप्शन मेंस 2022 तक वैलिड रहने वाली है, 2 साल की मेंस 2023 तक। टेस्ट सीरीज मैंने आपको बोला ना, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज जिसकी अदरवाइज वर्थ है 15,000, 1 साल के प्लान में आपको साथ में मिल रही है। उसके अलावा मतलब 1 साल और उससे ऊपर के प्लान पर प्राइस हाइक आने वाला है। मैंने आपको बताया था कॉम्बो ऑफर पहले 57.5 के था, अब 49.6 के का है, ठीक है।
इससे पहले कि प्राइजेस बढ़ जाएं सब्सक्राइब कर लीजिए, दिस इज़ द राइट टाइम। उसके अलावा सीएससी की एश्योरेंस दे रहा है अनअकैडमी आपको अपनी तरफ से, अगर आप 2 साल या उससे ऊपर का प्लान सब्सक्राइब करते हैं और अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलता है तो अनअकैडमी आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन और प्रोवाइड करेगा अपनी तरफ से। उसके अलावा मेंटरशिप डेज चल रहे हैं, अगर आप आइकॉनिक जीएस को परचेज करते हैं फॉर एनी ड्यूरेशन और उस पर अगर आप 2,000 रुपये और पे करेंगे तो आपको आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, जो कि अदरवाइज 27,500 की पड़ती है आपको, राइट। सो आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन होगी आपके पास। प्रीलिम्स एंड मेंस के ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और मटेरियल और स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होंगी साथ में। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, बहुत बेहतरीन ऑफर है। कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा महा सब्सक्रिप्शन ऑफर मैंने आपको बताया, 1 साल की प्लान मेंस 2022 तक वैलिड, 2 साल का मेंस 2023 तक वैलिड। जीएस प्री प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसकी अदरवाइज कॉस्ट है 30,000, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 1 साल या उससे ऊपर का प्लान तो ये आपको साथ में मिलती है। उसके अलावा एक साथ अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं। हर नई वीडियो के नीचे आपको ये लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। उसके अलावा 20 बुक्स का सेट है स्टडी मटेरियल का जिसकी अदरवाइज कॉस्ट है 10,000 रुपीज़। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और ये सारे फीचर्स का फ़ायदा उठाएं। प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर एमसीक्यू बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी शुरू हो रहे हैं। उसके अलावा 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस शुरू हो रहे हैं। मेक श्योर कि आप जुड़े इन सभी बैचेस के साथ। फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पैथ फाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर। अनलॉक करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है, एवरी संडे 11 AM। 4 करोड़ के पूल में से स्कॉलरशिप मिलती है आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा स्कॉलरशिप टेस्ट। ये एनरोल करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडे सेशन। आज हमें डेवलपमेंट ऑफ साइंसेस पढ़ना है इंडिया में, लेकिन जिसमें आज हम पहले मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट समझेंगे, ठीक है। सो पहले पॉइंट से उठाते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, द इंडियन सिविलाइजेशन हैज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए, भारत का हम इतिहास पढ़ते हैं, मैंने आपको ऑप्शनल में बताया था ना, ऑप्शनल की सीरीज में कि किस तरह हमने भारत के इतिहास को बांटा हुआ है, ठीक है। वैसे मैंने प्री की सीरीज में भी बताया था। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और फिर एंशिएंट हिस्ट्री, फिर अर्ली मेडिवल, मेडिवल एंड देन मॉडर्न, ठीक है। हमने इतने हिस्से में बांटा हुआ है, जिसमें प्री और प्रोटो की तो हमारे पास केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, लिटरेरी एविडेंसेस नहीं है। लिटरेरी एविडेंस हमारे पास यहां से इधर से आने शुरू होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से तो हमने हिस्ट्री को बांटा हुआ है, लेकिन अगर आप देखें प्रोटो हिस्ट्री का ही हिस्सा है वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने इतना बेहतरीन, इतना सफिस्टिकेटेड अर्बनाइजेशन क्रिएट किया, सो बगैर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से तो किया नहीं होगा, ठीक है। उनको अच्छी खासी नॉलेज होगी मैथमेटिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ठीक है। बट वो कुछ खास लिटरेरी एविडेंस हमारे लिए छोड़कर गए नहीं है। वैसे तो बहुत सारा लिटरेरी एविडेंस अवेलेबल है स्क्रिप्ट के रूप में, बट वो डिसाइफर्ड नहीं है तो उसका कुछ फायदा है नहीं। तो आईबीसी के लिए हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं कि यस डेफिनेटली दे न्यू मतलब सब्सटेंशियल डील अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन उसके बाद ऋग्वैदिक पीरियड से हम कहानी को शुरू करें, ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक, 16 महाजनपद, ठीक है। यहां से अगर आप कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जिनके हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, और फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, यहां में पता चलता है कि ठीक ठाक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानकारी एंशियंट भारतीयों को रही, ऋग्वैदिक पीरियड में भी, लेटर वैदिक में भी, और फिर 16 महाजनपद के आगे धीरे धीरे अच्छी खासी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? क्योंकि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो उसी समय कंटेम्प्रेरी में इजिप्ट, मेसोपोटामिया और चाइना वाली भी थी। फिर धीरे धीरे इजिप्ट, फिर धीरे धीरे ग्रीक, रोमन सिविलाइजेशन डेवलप होती है, और भी कई सारी छोटी बड़ी सिविलाइजेशंस डेवलप होती हैं ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड के कंटेम्प्रेरी में, ठीक है, या 16 महाजनपद पीरियड के कंटेम्प्रेरी में। सो दैट मीन्स भारत में भी एक ठीक ठाक मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारे जो है वो इनोवेशंस हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जिनको आज हम समझेंगे क्या क्या, ठीक है। पहले हम मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी को लेंगे आज पहले सेशन में, दूसरे टॉपिक में बायोलॉजी वगैरह और उन सब पॉइंट्स पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंशिएंट इंडिया वाज लैंड ऑफ सेजेस एंड सीयर्स।
देखिए, अब अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने या वेस्टर्नर्स ने भारत को किस तरह पोर्ट्रे किया था 19th-18th सेंचुरी में, कि इट्स अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, ठीक है, और मिस्टिक्स और स्नेक चार्मर्स का लैंड है, कोई लॉजिक की बात करने वाले लोगों का लैंड नहीं है, ऐसा वेस्टर्न जो है वो ओपिनियन बनाया गया था। लेकिन अगर आप भारत के इतिहास को खंगाल कर पढ़ेंगे, है ना, भारत के इतिहास को अगर आप और डीप में जाकर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि सेजेस और सीयर्स तो रहे ही भारत में, नो डाउट, लेकिन लैंड ऑफ स्कॉलर्स एंड साइंटिस्ट भी था भारत में, या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। अर्लीस्ट जो सिविलाइजेशंस रही हैं उनके कंटेम्पररी में जो है वो, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि सारे सब मतलब पाइनियरिंग जो है वो इंडिया से ही हुई है। कई सारे इतिहासकार ऐसा बोलते हुए मिल जाते हैं, कई सारे वक्ता ओरेटर्स ऐसा बोलते हुए मिल जाते हैं। दैट इज नॉट एंटायरली ट्रू, ठीक है, आपका कॉमन सेंस जो है वो नहीं मानना चाहिए इन सब बातों को। लेकिन एक बड़ी संख्या में स्कॉलर्स और साइंटिस्ट इंडिया से भी निकले हैं, ये नहीं कहा जाएगा कि सभी इंडिया से निकले हैं, बड़ी संख्या में निकले हैं, ठीक है, ये माना जाना बिल्कुल सही है। रिसर्च हैज शोन दैट फ्रॉम मेकिंग द बेस्ट स्टील इन द वर्ल्ड to teaching the world to count, India was actively contributing to the field of science and technology centuries long before modern laboratories were set up. So, अब अगर आप मैथमेटिक्स के फील्ड में कहें तो पाइनियर्स इंडिया से आपको निकलते हुए मिल जाएंगे, आज एग्जांपल्स उठाएंगे। उसके अलावा स्टील टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी में पाइनियर्स आपको इंडिया से निकलते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको मेटलर्जिकल साइंसेज में, मतलब किस तरह मेटलर्जी की डेवलपमेंट हुई है इंडिया में। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, स्कॉलरली फील्ड्स हैं, जिसमें इंडियन साइंटिस्ट या इंडियन स्कॉलर्स पाइनियर करते हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाइनियर करना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम कुछ ऐसे फील्ड भी उठाएंगे जो कि ग्रीक्स से भारतीयों ने सीखे, लेकिन फिर उसको हाइट्स पर लेके गए, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। मैनी थियरीज and techniques discovered by the ancient Indians have created and strengthened the fundamentals of modern science and technology. आइंस्टीन ने खुद ये कहा है कि भारतीय अगर मतलब शुरुआती अर्थमेटिक की सेंस या काउंटिंग सिस्टम या जीरो वगैरह नहीं देते तो हम ये मॉडर्न मार्वल्स कैसे बना पाते हैं ना। ये बड़ी जो कैलकुलेशंस आज हम जो क्वांटम थ्योरी या बड़ी जो मतलब समझ रहे हैं आप स्पेस रिसर्च में जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हम कैसे कर पाते अगर भारत शुरुआत ही नहीं करता तो, ठीक है। While some of these ground-breaking contributions have been acknowledged, some are still unknown to most. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया में फेमस है अरेबिक न्यूमरल्स, राइट। ये जो 1 2 3 है, दीज आर अरेबिक न्यूमरल्स और ये पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन ये जो अरेबिक न्यूमरल्स हैं ये अरेबिक नहीं है, ये भारतीय इंडियन न्यूमरल्स हैं ये, ठीक है। अरेबियंस ने इंडिया से ये न्यूमरल्स सीखे और ग्रीक्स तक पहुंचाए, यानी कि यूरोपियंस तक पहुंचाए, और यूरोपियंस ने इन न्यूमरल्स को रिकॉग्नाइज किया अरेबिक न्यूमरल्स के रूप में, क्योंकि अरेबियंस जो हैं वो एक किसकी तरह मीडिएटरी का काम करते हैं, है ना। ये साउथ ईस्ट एशिया है, बीच में अरेबियन और पर्शियन जो है वो ट्रेडर्स हैं, और फिर यूरोप है। सदियों से ही एंशिएंट टाइम में ट्रेड इसी तरह होता रहा ना, वो तो मेडिवल टाइम में जाकर अटलांटिक को पार करके डायरेक्ट सी रूट ढूंढा गया। अदरवाइज साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से अगर यूरोपियन नेशंस को ट्रेड कर रहा है तो अरेबियन, पर्शियन, सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स के हाथ से गुजरना पड़ता था। तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया से न्यूमरल्स अरेबिया पहुंचे और अरेबिया से पहुंचे ग्रीस, और ग्रीस ने रिकॉग्नाइज किया कि ये तो अरेबियन न्यूमरल्स हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशंस हैं जो कि इंडियन स्कॉलर्स ने करी, लेकिन उनको स्ट्रॉन्ग रिकग्निशन जो है वो नहीं है, ठीक है। आज हम देखेंगे कौन कौन से हैं वो। बाय द बिगिनिंग ऑफ मेडिवल पीरियड there was a decline in patronage and efforts to continue traditional learning prevalent in the period prior to medieval. अब देखिए भारत में मेडिवल पीरियड में धीरे धीरे तुर्की इन्वेजन हुए, ठीक है। जो नॉर्दर्न यानी कि मेनलैंड इंडिया जो है, पेनिनसुला के ऊपर वाला जो इंडिया है, यहाँ पर तुर्की अपने साथ अपने फारसी, सेंट्रल एशियन स्कॉलर्स को लेकर आए।
फिर उसके बाद मुगल पीरियड में बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो इन्फ्लुएंस पर्शियन सिस्टम का रहा। पर्शियन हर मतलब साइंसेस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स सब जो है वो पर्शियन आ गया। ठीक है, लैंग्वेज ही पर्शियन लैंग्वेज ही डोमिनेट करने लगी। सो मेडिवल पीरियड में आप ये देखेंगे कि जो एंशियंट टाइम में भारतीय शासकों की पैट्रनेज भारतीय स्कॉलर्स को मिलती थी कि आप रिसर्च करें, वो धीरे धीरे डिक्लाइन में दिखती है। और फिर एंशियंट से मेडिवल से मॉडर्न टाइम में आप पाएंगे कि मेडिवल टाइम की जो पैट्रनेज है वो मॉडर्न टाइम में खो गई। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने धीरे धीरे सभी शासकों को कमजोर कर दिया। और मेडिवल टाइम में फॉरेन इन्वेजन्स क्यों हो सके, अरबी तुर्की भारत पर इन्वेड क्यों कर सके? बिकॉज ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन और लेट्स से फ्यूडलिज्म। भारतीय शासक जो है वो छोटे टुकड़ों में बट गए थे, है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कमजोर हो गया था, इसीलिए वो एंटर कर सके। और जो छोटे शासक हैं वो पैट्रनेज तो दे सकेंगे, लेकिन ज्यादा बड़ी मतलब उनके पास इकोनॉमी छोटी है तो वो ज्यादा मतलब दान नहीं दे सकते या ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते रिसर्च पर, ऑब्वियसली। तो मेडिवल टाइम्स में हम धीरे धीरे जो है वो ट्रेडिशनल जो मतलब साइंसेज हैं या जो ट्रेडिशनल लर्निंग सेंटर्स हैं उनका डिक्लाइन देखेंगे। कई सारे फैक्टर्स हैं, इन्वेडर्स ने तोड़ा फोड़ी करी वो अलग, ठीक है, नेटिव पैटर्नेज नहीं दे पाए वो अलग, और उसके अलावा नेटिव्स इतने आपस में लड़ने में इतने मतलब मशगूल थे कि जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने सोचा कि नेटिव्स के साथ रहकर कोई फायदा नहीं है, हमें अलग से जो है वो अपना सिस्टम अलग कर लेना चाहिए। तो खैर, हमें मॉडर्न से मेडिवल के टाइम, एंशियंट से मेडिवल में जो ट्रांजिशन हुआ है इसमें हमें क्लियरली देखिए, एंशियंट से अर्ली मेडिवल में रख लीजिए, ठीक है, एंशियंट से अर्ली मेडिवल एंड देन अर्ली मेडिवल से जो मेडिवल पीरियड है, इसमें आपको साफ साफ नजर आएगा कि पैटर्नेज घट रहा है। और फिर मेडिवल से मॉडर्न में भी आपको क्लियर नजर आएगा कि तो फिर अंग्रेजों ने अपना सिस्टम थोपना शुरू कर दिया। ठीक है, with the coming of Muslim rule, a great emphasis was laid on pattern of education as prevalent in Arab countries। पहले अरब कंट्रीज में और फिर पर्शिया में, जो मतलब मुगल्स के साथ पर्शिया में और तुर्कियों के साथ अरब कंट्री में जो प्रेवलेंट थे पैटर्न्स, वो भारत पर लागू होने लगे। एज अ रिजल्ट मकताब एंड मदरसा केम इनटू एग्जिस्टेंस। दीज इंस्टीट्यूशंस यूज्ड टू रिसीव रॉयल पैट्रनेज। रॉयल पैट्रनेज गुरुकुल्स को कम हो गई, मकताब और मदरसाओं को बढ़ गई, या जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है उनको कम हो गई। कई यूनिवर्सिटीज़ को तो तोड़ा भी गया। ठीक है, एग्जाम्पल आप मुझे तुरंत बताएंगे कमेंट में, तुर्कियों ने, खिलजियों ने जो यूनिवर्सिटी को तोड़ा है, राइट। पॉइंट ये है कि जो ट्रेडिशनल लर्निंग है वो धीरे धीरे कम हो गई, फिर जो इस्लामिक वर्ल्ड की लर्निंग है वो पॉपुलर होने लगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड की लर्निंग है इन्होंने मैथमेटिक्स में या समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जो इस्लामिक कोर्ट रहती है उसमें पढ़े लिखे लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस्लामिक कोर्ट में पढ़ा लिखा होना। तो पर्शिया के रीजन में इस्फहान जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है लर्निंग का। ठीक है, उसके अलावा और भी जैसे डमस्कस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है लर्निंग का। बहुत सारे मिडल ईस्ट में, अरेबिक कंट्रीज में लर्निंग के सेंटर्स, ऐसा नहीं है, ट्रेडिशनल उनकी स्पिरिचुअल या रिलीजियस लर्निंग एज वेल एज अदर जो मेडिकल साइंसेज हो गई, जैसे इस्फहान मेडिकल साइंसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इब्ने सीना जो है वो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल स्कॉलर रहा है, राइट। Some important subjects like arithmetic, mensuration, geometry, astronomy, accountancy, public administration, and agriculture were included in the course of studies for primary education during this period। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये देखिए ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ लर्निंग को चेंज कर दिया अरेबियंस और फारसियों ने, लेकिन एडिशंस भी दिया। क्या उन्होंने? अरिथमेटिक पर, मेंसरेशन, ज्योमेट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर पर जोर आता हुआ नजर आता है। ठीक है, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और खासतौर पर एग्रीकल्चर पर हम देखेंगे तुगलक्स के टाइम डिपार्टमेंट खोलने की कोशिश करिए, आप मुझे बताइए उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर दिया गया खलजियों के मतलब तुगलक खलजियों से पहले ही, बलबन के टाइम से ही। उसके अलावा अकाउंटेंसी पर जोर दिया गया। बहुत सारे नए जो हैं वो अकाउंट मतलब ऐसे सरनेम डेवलप हुए, मराठा वाले रीजन में भी आपको, बंगाल वाले रीजन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे उन सरनेम्स की, अभी नहीं हम डिस्कस करेंगे, बट पहले मैं कुछ टॉपिक्स में बता चुका हूं। अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो है वो काफ़ी, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन बढ़ा था इस समय, है ना, धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, तो अकाउंट्स इकट्ठा करने का जो है वो
मतलब सिस्टम बढ़ा था। तो शेरशाह सूरी मैंने आपको बताया था डुअल सिस्टम वो बिठा रहा था हर लेवल पर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर, क्या बोलते हैं, प्रोविंस लेवल पर डुअल सिस्टम सेट कर रहा था। वहां पर एक अकाउंटेंट बैठ रहा था हर जगह पर, राइट। तो खैर ये सारे तो हम ऑलरेडी चीजें डिस्कस कर ही चुके हैं। Though special efforts were made by a ruler to carry out reforms in education, yet sciences did not make much headway. Sciences जो है वो इतनी strong नहीं हुई। Astronomy, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन पर काम चला, लेकिन और भी बायोलॉजिकल साइंसेज हैं जैसे, ठीक है, मेटलर्जिकल साइंसेज है, इसमें इतना ज़्यादा जो है वो एक ब्रेक थ्रू देखने को नहीं मिला जैसा हमें एंशिएंट टाइम्स में देखने को मिल रहा था। तो एंशिएंट से मेडिवल में आप अगर पैटर्न देखेंगे, एंशिएंट से अर्ली मेडिवल एंड देन मेडिवल में अगर आप पैटर्न देखेंगे साइंसेस के डेवलपमेंट में, तो कुछ फील्ड्स में आपको डाउनफॉल नजर आएगा और कुछ में आपको बूम आता हुआ नजर आएगा। जैसे एग्रीकल्चर में आपको बूम आता हुआ नजर आएगा, अकाउंटेंसी में बूम आता हुआ नजर आएगा, एस्ट्रोनॉमी में आपको बूम आता हुआ नजर आएगा, लेकिन बायोलॉजिकल साइंसेस गिरती हुई नजर आएंगी आपको, ठीक है, मेटलर्जिकल साइंसेस आपको गिरती हुई नजर आएंगी। इंडिया में गिरती हुई नजर आएंगी। मेटलर्जी पर बहुत जोरों शोरों से काम कर रहा था उस समय, क्या बोलते हैं, मिडिल ईस्ट और ईरान वगैरह, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। Efforts were made to seek a kind of synthesis between the Indian traditional scientific culture and prevalent medieval approach to science in other countries. During the medieval period, science and technology in India developed two facets. One concerned with already chartered courses of earlier traditions, and other with new influences came up result of Islamic and European impact. तो पुराना जो आयुर्वेदिक चल रहा था, ठीक है, उसके बाद अपने साथ ईरानी या अफगानी या अरबी आप कहें तो वो अपने साथ यूनानी मेडिसिन लेकर आए, ठीक है, वो अपने साथ अरेबियन जो है वो टीचिंग्स लेकर आए, या समझ रहे, मेडिकल एज वेल एज साइंसेस से रिलेटेड, समझ। सो दैट मीन्स एक इस्लामिक वर्ल्ड और एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हिंदू वर्ल्ड जो था इंडिया में, ये दोनों आपस में हमें जुड़ते हुए भी नजर आएंगे, कई जगहों पर हमें कॉम्प्रोमाइजेस भी होती हुई नजर आएंगी, और कई जगहों पर हमें डिस्टिंक्ट पाथ जाते हुए भी नजर आएंगे, ठीक है। उसको आप पॉलिटिकल पैटर्न्स के साथ जोड़ते हुए चलिए, आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे मुगल पीरियड में, ठीक है, दिल्ली सुल्तानों के साथ आपको दूर जाते हुए नजर आएंगे, कुछ जगहों पर जुड़ते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन ज्यादातर दिल्ली सुल्तानों के समय दूरी बनी हुई नजर आएगी, मुगल्स के टाइम जुड़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। ये तो पैटर्न समझाया मैंने आपको कि क्या पैटर्न रहेगा एंशिएंट से अर्ली मेडिवल से मेडिवल में, साइंसेस में, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, राइट। अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट। मैथमेटिक्स को लेकर जो है वो एंशिएंट और मेडिवल में क्या क्या पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं प्री से रिलेटेड। ये जो अभी मैंने आपको शुरू में ये कुछ टॉप पॉइंट्स बताए हैं, इस पर मैंने अभी डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि क्या बोलते हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। मेंस के लिए जो हम तैयारी करेंगे तो वहां पर सवाल बनते हैं, एग्जांपल्स के साथ उठाएंगे। मैथमेटिक्स के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट, इंडियन मैथमेटिक्स इज सपोज टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम सुल्व सूत्रा। अब मैंने आपको धर्म सूत्रों के बारे में बताया था, है ना, मैंने आपको कुछ धर्म सूत्र बताए थे, उसमें से सुल्व सूत्र या सुलभ सूत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। तो जो सुलभ सूत्र हैं या जो सुल्भ सूत्र हैं, यहां से हमें मैथमेटिकल ट्रेडिशंस देखने को मिलती है। अब ये जो सुल्भ सूत्र है ना, ये कई स्कॉलर ने अपने अपने हिसाब से इनको लिखा और फिर इसके ऊपर कमेंट्रीज दी गई नेक्स्ट स्कॉलर ने, भाष्य जिसको हमने कहा, ठीक है। मैथमेटिक्स हैज बीन कॉल्ड बाय जनरल नेम गणित विच इंक्लूड्स, अब एंशिएंट टाइम में मैथमेटिक्स के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है, गणित। अरिथमेटिक के लिए नाम क्या यूज किया गया है, पतिन गणित या अंक गणित, कैलकुलेशंस विद न्यूमरल्स और कैलकुलेशंस ऑन बोर्ड। जो ऐसा बोर्ड रहता है ना, उस पे ऐसे छोटे छोटे जो हैं वो इस तरह बीड्स रहती हैं, सो दैट्स पतिन गणित, उसको पतिन गणित कहा जाता है। और नंबर्स के साथ जो कैलकुलेशन चलती है उसको अंक गणित कहा जाता है। सो अरिथमेटिक, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि अरिथमेटिक का डेवलपमेंट हमें एंशिएंट टाइम से ही नजर आ जाएगा, और हम एग्जांपल्स उठाएंगे कि किस किस स्कॉलर के सुल्भ सूत्र में हमें क्या मतलब जानकारी मिल रही है, राइट। उसके अलावा ज्योमेट्री के लिए वर्ड है रेखा गणित, अलजेब्रा के लिए वर्ड है बीज गणित, ठीक है। तो हमें ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स के इन तीनों एस्पेक्ट्स पर जानकारी मिलती है एंशिएंट और मेडिवल टाइम्स की, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी और इंक्लूडेड इन टर्म ज्योतिषा। अब देखिए, मैथमेटिक्स एज अ मॉडर्न सब्जेक्ट है ना, मॉडर्न टाइम का जो सब्जेक्ट है वो अलग से पढ़ रहे हैं हम मैथमेटिक्स को,
लेकिन एंशियंट इंडिया में मैथमेटिक्स को ज्योतिष या अन्य ऐसे सब्जेक्ट्स के अंडर पढ़ा जाता था। यानी ज्योतिष विज्ञान के लिए, ज्योतिषी करने के लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि प्लैनेट्स और स्टार्स की पोजीशंस को समझने के लिए और उनको प्रेडिक्ट करने के लिए, या पुरानी पोजीशंस क्या रही होंगी उनका एस्टिमेट लगाने के लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैथमेटिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट जो है वो एंशियंट टाइम में धीरे धीरे डेवलप हुआ, बट शुरुआत में वो ज्योतिषा के अंडर यूज हो रहा था। द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा शोज दैट पीपल पोजेस्ड अ गुड नॉलेज ऑफ मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री। अब जिस तरह सड़कों की चौड़ाई आपको लगभग बराबर नजर आती है, ठीक है, उसके अलावा जो ब्रिक्स हैं उसके डायमेंशन सेम नजर आते हैं, जो भी घर हैं उनकी हाइट्स, उनके फ्लोर की हाइट्स सेम नजर आती है, फ्लोर के डायमेंशंस हमें आइडेंटिकल देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये जो टाउन प्लानिंग के काफी सारे जो फीचर्स हैं हड़प्पा पीरियड के, इससे पता चलता है, क्लियर दिखता है कि दे न्यू अ गुड डील अबाउट मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री, अच्छा खासा उनको नॉलेज थी, ठीक है। बाय 3rd century CE मैथमेटिक्स डेवलप्ड एज अ सेपरेट स्ट्रीम ऑफ स्टडी, राइट। पहले मैथमेटिक्स जो है वो ज्योतिष के अंडर पढ़ी जा रही है, या टाउन प्लानिंग के अंडर मैथमेटिक्स को कंसीडर किया जा रहा है। मैथमेटिक्स जैसा सेपरेट स्टडी 3rd century CE के आसपास अलग से डेवलप होता है इंडिया में। अपस्तंभ की सुल्व सूत्र लिखा है उसने, अपस्तंभ सूत्र के नाम से जाना जाता है। इन 2nd century BCE introduced practical geometry involving acute angles, obtuse angle and right angle। माना जाता है कि ये आगे बताऊंगा इनके गुरु का नाम, ठीक है। आप मुझे अगर इनका अपस्तंभ के गुरु का नाम अगर आप जानते हैं तो आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे, ठीक है। सो अपस्तंभ ने अपस्तंभ सुलभ सूत्र या अपस्तंभ सूत्र में 2nd century BCE में एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में जानकारी दे दी, ठीक है। दिस नॉलेज हेल्प द कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर अल्टर्स वेयर द किंग ऑफर्ड सेक्रीफाइसेस। तो यज्ञ करने के लिए जो अल्टर्स बनते हैं उनकी मेजरमेंट, उनको कैसे बनाया जाए, ये अपस्तंभ के सुलभ सूत्र में लिखा है, ठीक है। The 3 main contributions in the field of mathematics were notation system, the decimal system, the use of zero। ये है बहुत इंपॉर्टेंट। इंडियन स्कॉलर्स के 3 इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो एक तो नोटेशन सिस्टम, सिंबल्स प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरी चीज डेसिमल सिस्टम, और तीसरी जीरो। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस हैं। हम देखेंगे किसने क्या कंट्रीब्यूट किया। द नोटेशंस एंड न्यूमरल्स वर कैरिड टू वेस्ट बाय अरब्स, दीज न्यूमरल्स रिप्लेस द रोमन न्यूमरल्स। तो जो नोटेशंस हैं, न्यूमरल्स हैं, मैंने आपको बताया ना, अरब्स ने भारतीयों से सीखे और ग्रीक्स और रोमन्स ने फिर अरब से सीखे और इनको नाम दे दिया कि ये अरबिक न्यूमरल है। बट इनकी शुरुआत जो है वो इंडिया से होती हुई नजर आती है, और अपस्तंभ के सुलभ सूत्र में हमें नोटेशंस और डेसिमल सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। इनफैक्ट जीरो के बारे में भी कहीं ना कहीं जानकारी मिल जाती है अपस्तंभ के सुलभ सूत्र में। ब्रह्मगुप्त की बात करें, ठीक है, सॉरी, जीरो के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी यहां पर अपस्तंभ के सुलभ सूत्र में। जीरो को पहली बार वॉज डिस्कवर्ड इन 2nd century BCE बाय ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के जो लिटरेचर है, या ब्रह्मगुप्त सूत्र आप जिसे कह सकते हैं, वहां पर, या ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मपुत्र सिद्धांत, राइट, is the very first book that mentioned zero as a number, hence Brahmagupta is considered as the man who found zero। so ब्रह्मगुप्त रहेगा जिसने पहली बार जीरो को कॉइन किया और जीरो का यूज करना सिखाया कि जीरो को यूज कैसे करते हैं। और फिर इसी जीरो को रोमन्स ने सीखा, इसी जीरो को अरब्स ने सीखा, और फिर अरब्स से रोमन्स ने सीखा, और फिर रोमन्स ने कह दिया कि ये तो अरेबिक न्यूमरल का हिस्सा है, ठीक है। बट नहीं, जीरो इंडिया में फाउंड किया गया। He gave rules of using zero with other numbers, ठीक है। जीरो अगर किसी नंबर के आगे लग जाए तो क्या मतलब है, जीरो किसी नंबर के पीछे लग जाए तो क्या मतलब है इसका, राइट। तो इस तरह के जो जीरो के रूल्स हैं ये ब्रह्मगुप्त ने दिए। He gave a description of negative numbers। अब यहां पर अगर जीरो है तो जीरो से पहले भी कुछ होगा और जीरो के बाद भी कुछ होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर की डिस्क्रिप्शन जो है वो ब्रह्मगुप्त ने दी, राइट। जैसे कि आज हम नेगेटिव पॉजिटिव को समझते हैं ना, काफी अच्छी सेंस है हमारी इंटीजर्स को लेकर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स क्या हैं ये ब्रह्मगुप्त ने समझाया। एज डेप्थ्स
एंड पॉजिटिव नंबर है फॉर्च्यून। और कैसे समझाया कि जो नेगेटिव नंबर है वो डेब्ट है, उधार है, राइट, और जो पॉजिटिव नंबर है वो फॉर्च्यून है, मतलब वो आपका पॉजिटिव ग्रोथ है, ठीक है। विच शोज दैट एंशिएंट भारतीयज न्यू द यूटिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स फॉर प्रैक्टिकल ट्रेड। सो सेकेंड सेंचुरी बीसीई में घाटा और मुनाफे की जानकारी भारतीयों को रही, ब्रह्मगुप्त ने डॉक्यूमेंट किया। ही रोट ब्रह्मस्तुप सिद्धांतिका थ्रू विच अरब्स केम टू नो आवर मैथमेटिकल सिस्टम। सो दो सोर्सेज हो गए, एक तो अपस्तंभ का सुल्व सूत्र और दूसरा ब्रह्मगुप्त का भी आप सुल्व सूत्र कह सकते हैं इसे, क्योंकि मैथमेटिक्स पर सूत्र है, बट इसके लिए स्पेसिफिक नाम है, दैट इज ब्रह्म स्पूत सिद्धांत या ब्रह्म स्तूप, दो तरह से लिखा गया है, ब्रह्म स्तूप सिद्धांतिका कह सकते हैं आप इसे, जिससे अरब्स को पता चला इंडियन मैथमेटिकल सिस्टम का, और फिर पता चला किसको, रोमन्स को, ग्रीक्स को। आर्यभट्टा, आर्यभट्टा बहुत बाद में आते हैं सीन में, ठीक है। आर्यभट्टा डिस्कवर्ड एल्जेब्रा एंड ऑल्सो फॉर्मुलेटेड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच लेड टू द ऑरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो आर्यभट्टा ने अपस्तंभ के बारे में पढ़ा होगा, कात्यायन का भी सुलभ सूत्र है वो भी पढ़ा होगा, उसके अलावा ब्रह्मगुप्त को भी पढ़ा होगा, फिर जाकर उन्होंने अलजेब्रा को डेवलप किया, ट्रिग्नोमेट्री को डेवलप किया, ठीक है। बुद्धायान, ये है बुद्धायान जो है वो माना जाता है कि वो अपस्तंभ के भी गुरु हैं, जो मैंने नाम पूछा था ना आपसे, ठीक है। बुद्धायान was the first one ever to calculate the value of पाई। तो एक सर्कल को एक स्क्वायर में कन्वर्ट करना या एक स्क्वायर को एक सर्कल में कन्वर्ट करना, तो पाई की वैल्यू जो है वो यहां से डेवलप या डिफाइन करी बुद्धायन ने सबसे पहले। वट इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम टुडे इज ऑलरेडी फाउंड बाय बुद्धायान्स सुल्व सूत्रा। तो बुद्धायान ने भी सुल्व सूत्रा लिखी है, उसमें उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानकारी दी, जिससे अपस्तंभ ने सीखा, फिर उसके बाद क्या नाम है, ब्रह्मगुप्त सीखते हैं, फिर आर्यभट्ट आते हैं, कई स्कॉलर रहे एंशिएंट इंडिया के। इन द अर्ली मेडिवल पीरियड टू आउटस्टैंडिंग वर्क्स इन मैथमेटिक्स वर गणित सार बाय श्रीधरा विच डील्स विद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नंबर्स, क्यूब, स्क्वायर रूट्स, मेंसरेशन एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए एंशिएंट में कौन कौन है, बुद्धायान रखेंगे आप, फिर उसके बाद अपस्तंभ को रख सकते हैं, बुद्धायान के कंटेम्प्ररी आप कात्यायन को भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रह्मगुप्त आएंगे, फिर आर्यभट्ट, फिर उसके बाद श्रीधरा आए, ये अर्ली मेडिवल के, जिन्होंने गणित सार लिखा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नंबर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट, इन सब के बारे में जानकारी दी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद लीलावती बाय भास्करा, भास्करा की पुत्री का नाम था लीलावती। भास्करा एक पूरी एक बड़ी फैमिली भी रही है, ठीक है, जिनकी महाभास्करिया नाम की एक पब्लिकेशन आया करती थी, जिसमें वो रिसेंट फाइंडिंग्स को ऐड करते जाते थे, ठीक है। अ ट्रीटाइज ऑन मैथमेटिक्स रिटन इन 1150 AD। इट इज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हिज मेन वर्क द सिद्धांत शिरोमणि अलोंगसाइड द बीज गणित, द ग्रह गणित या गोल ध्याय। तो भास्करा द्वारा बहुत सारे जो हैं वो लिटरेरी वर्क तैयार किए गए मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कौन कौन से, सिद्धांत शिरोमणि, बीज गणित, ग्रह गणित, गोल ध्याय, ध्यान रखना है आपको। और ये भास्करा पूरी एक फैमिली है, काफी सारे स्कॉलर्स हैं भास्करा की फैमिली में, जिन्होंने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और भी कई सारे तरह के साइंसेस पर रिसर्च करी है और लिखा भी है, अर्ली मेडिवल एज वेल एज मेडिवल टाइम्स में। In 19th century, James Taylor translated लीलावती into English and made this great work known to the world। लीलावती काफी फेमस है, इसका एग्जाम्पल है फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, ये फ्रैक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भास्कर ने कई सारे दिए हैं, ठीक है। तो आपको इन स्कॉलर्स का नाम ध्यान रखना है और उनके द्वारा जो क्रिएशंस है उनका नाम ध्यान रखना है, ठीक। भास्कर आ गए, श्रीधरा, बुद्धायान, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, उससे पहले अपस्तंभ, कात्यायन, ये सब जो हैं वो स्कॉलर्स हैं मैथमेटिक्स के एंशिएंट, अर्ली मेडिवल और मेडिवल पीरियड के, ठीक है। ये अर्ली मेडिवल तक है, मेडिवल पीरियड में एंटर करते हैं। मेडिवल पीरियड में बुद्धि विलसनी, अ कंटेम्पररी, अ कमेंटरी ऑन लीलावती। अब देखिए मेडिवल पीरियड में हमें भाष्य देखने को मिलते हैं। एंशिएंट टाइम में जो भी वर्क तैयार हुए हैं, स्कॉलरली वर्क तैयार हुए हैं, चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड हो, राइट, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हो, अन्य साइंसेस से रिलेटेड हो,
उस पर कमेंट्री हमें देखने को मिलती है मेडिवल टाइम्स में, जिसको हम भाष्य कहते हैं। सो बुद्धि विलसनी लीलावती पर कमेंट्री है, लीलावती भास्कर ने लिखी है। बाय किसके द्वारा है ये कमेंट्री? गणेश दैवजना contains a number of illustrations. In 1587, लीलावती was translated into Persian by फैदी, अबुल फैजी। फैजी आपने नाम सुना होगा, अकबर के कोर्ट में स्कॉलर थे। तो फारसी और जो इंडिया में फारसी जो यूज हुई, उसमें द और ज जो वर्ड है या स जो वर्ड है वो इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हदीस और हदीत दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। उसी तरह फैदी या फैजी दो तरीके से पढ़ा जा सकता है इसे। ठीक है, सो अबुल फैजी 1587 ने लीलावती को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। लीलावती किसने लिखी है? भास्करा ने लिखी है। उसके अलावा बीज गणित वॉज ट्रांसलेटेड, बीज गणित लिखी गई है, ट्रांसलेटेड बाय अताउल्ला रशीदी ड्यूरिंग शाहजहां रेन, अगेन पर्शियन ट्रांसलेशन है। उसके अलावा नीलकंठ ज्योतिर्विद, अ कोर्टियर ऑफ अकबर, कंपाइल्ड ताजिक इंट्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन टेक्निकल टर्म्स। ताजिक वर्ड इस्तेमाल किया गया है किसके लिए? एक कंपाइलेशन है पर्शियन टेक्निकल टर्म्स का, जो कि इंडियन ट्रेडिशन से उठाया गया होगा ऑब्वियसली। किसने लिखा है? नीलकंठ ज्योतिर्विद। किसका कोर्टियर है? अकबर का। तो ये मेडिवल टाइम्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अकबर ऑर्डर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट ऑफ स्टडी अमंग अदर्स इन एजुकेशनल सिस्टम। मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इंक्लूड किया गया, ठीक है, करिकुलम में अकबर के टाइम में। उसके अलावा नसीरुद्दीन तुसी, अब ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, नसीर उद्दीन तुसी, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ मरघा ऑब्जर्वेटरी। मरघा कहां पर है? ईस्टर्न अजरबैजान प्रोविंस ऑफ ईरान। ईरान मैंने आपको कहा ना लर्निंग सेंटर रहा है बहुत बहुत लंबे समय तक मेडिवल टाइम्स का। तो उसमें ईस्टर्न अजरबैजान जो प्रेजेंट डे ईरान कंट्री का प्रोविंस है, वेस्टर्न ईरान में है, और वो अजरबैजान का ईस्टर्न पार्ट है। अजरबैजान एक अलग से कंट्री है, लेकिन उसका ईस्टर्न पार्ट जो है वो ईरान के अंडर है इस समय। वहां पर है मरघा ऑब्जर्वेटरी। ये 12th सेंचुरी के आसपास एस्टेब्लिश हुई थी, वॉज रिकॉग्नाइज एज एन अथॉरिटी। तो उसकी अथॉरिटी में इंडिया में एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल साइंसेस को फॉलो किया जा रहा है। तो यहां पर मैं बेसिकली क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह मुगल पीरियड पर या मुगल पीरियड में किस तरह साइंसेस पर भी पर्शियन इन्फ्लुएंस बरकरार है, कि इंडिया में जो एस्ट्रोनॉमी चल रही है, मैथमेटिक्स चल रही है, उसको अथॉरिटी कौन दे रहा है? राइट, मतलब उसके ऊपर अथॉरिटी कहां है? उसके ऊपर अथॉरिटी जो है वो मरघा ऑब्जर्वेटरी है, जो कि आज भी काफी बड़ी डील है ईरान में। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मेडिवल के एग्जांपल्स हमें देखने को मिल रहे हैं कौन कौन से? देखिए फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं यहां पर ज्यादा से ज्यादा। सो मेक श्योर कि आप इन फैक्ट्स को जरूर नोट करें, कि डायरेक्ट सवाल बनेंगे इन पर। बुद्धि विलसनी इज अ कमेंट्री। उसके अलावा लीलावती को ट्रांसलेट किया फैजी ने, बीज गणित को ट्रांसलेट किया अत्ताउल्ला रशीदी ने, नीलकंठ ज्योतिर्विद ने ताजिक लिखी। ठीक है, उसके अलावा अकबर ने मैथमेटिक्स को एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया। और अथॉरिटी कौन दे रहा है? मरघा ऑब्जर्वेटरी। ये अगर पूछा ना भी जाए, लेकिन ये समझाने के लिए कि किस तरह मुगल पीरियड में मैंने आपको बताया ना एडमिनिस्ट्रेशन फारसी, ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम भी फारसी, कल्चर भी फारसी, इन पर्शियन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था मुगल्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी का, है ना, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी पढ़ लीजिए। मेड ग्रेट प्रोग्रेस ड्यूरिंग एंशियंट फेज। तो इंसान ना हमेशा से ही आसमान की तरफ इंसान ने देखा और वंडर किया कि ये टिमटिमाती चीजें क्या हैं। तो सिमिलरली हम कहें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो क्या सोचते होंगे आसमान को देखकर, हम क्लियरली नहीं कह सकते। लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड और उसके बाद का जितना भी, मतलब इंडिया में जो भी किंगडम्स वगैरह रहे हैं या जो भी पॉलिटिकल शक्तियां रही हैं, उनके पैट्रनेज में जो ऋषियों ने, जो इंडियन सेजेस ने, जो इंडियन स्कॉलर्स ने डेवलप की एस्ट्रोनॉमी की समझ, उनको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स केम टू बी एम्फसाइज्ड एंड क्लोजली ऑब्जर्व्ड। ज्योतिष वेदांग, मैंने आपको बताया ना, ऋग्वेद को या अन्य वेदों को समझने के लिए वेदांग हैं, और एक वेदांग है ज्योतिष वेदांग, जो कि ये बताता है कि कौन सी सेरेमनी कब परफॉर्म करनी है ना। तो वो
ये बताता है कि कौन सा राइट और रिचुअल या कौन सी सेक्रीफाइस या कौन सी सेरेमनी किस समय करनी है, और वो एस्ट्रोनॉमिकली मैनेज करते हैं कि जब इस स्टार की पोजीशन ये होगी, जब इस प्लैनेट की पोजीशन, जब इस सैटेलाइट की पोजीशन ये होगी, तब ये हमें सेक्रीफाइस या ये तब राइट और रिचुअल करना है। तो ज्योतिष वेदांग बताता है ऐसे, राइट। मैंने आपको समझाया था कि वेदांग कौन क्या करते हैं, 6 वेदांग हैं। टेक्स्ट एस्टेब्लिश सिस्टमैटिक कैटेगरीज in astronomy, but the more basic problems was handled by आर्यभट्ट। तो लेटर वैदिक पीरियड या उसके बाद जो वेदांग कंपाइल हुए हैं, उन वेदांग में, ज्योतिष वेदांग में एक ग्रेट डील बताया गया है कि किस तरह, मतलब कौन सा सेक्रीफाइस या कौन सा राइट रिचुअल कब करना है ना। लेकिन डिटेल में उसको, फर्दर डिटेल में, हायर डिटेल्स में लेकर गए कौन? आर्यभट्ट। हिज आर्यभटिया is concise text containing 121 verses on astronomy। उसमें क्या क्या लिखा है आर्यभटिया में? सेपरेट सेक्शंस ऑन एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशंस, ठीक है, तारा क्या है, प्लेनेट क्या है, ठीक है, कॉन्स्टलेशंस क्या है, इन सब की डेफिनेशंस दी गई हैं उसमें। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की ट्रू पोजीशन प्रिडिक्शन करना और एस्टिमेट लगाना, ये सब चीजें जो हैं वो बताई गई हैं आर्यभटिया में। डिस्क्रिप्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ सन एंड मून, कैलकुलेशन ऑफ एक्लिप्स, सूर्य सिद्धांत इज, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो हैं वो आप याद रखेंगे, किसके लिए? आर्यभटिया के लिए। उसके अलावा सूर्य सिद्धांत इज वेरी फेमस वर्क ऑन इंडियन एस्ट्रोनॉमी। अब सूर्य सिद्धांत एक ऐसा लिटरेरी वर्क है जो कि इंटरपोलेशंस से ग्रस्त है। ऐसे तो आर्यभट्ट की आर्यभटिया भी इंटरपोलेशन से ग्रस्त है, लेकिन आर्यभट्ट की आर्यभटिया के मेजॉरिटी वर्क को आप कह सकते हैं कि इट इज यूनिक टू वन ऑथर ओनली, जिसको हमने मान लिया कि वो आर्यभट्ट ही था, ठीक है। लेकिन सूर्य सिद्धांत एक ऐसा लिटरेरी वर्क है जिसमें काफी सारे इंटरपोलेशन है, बहुत सारी एडिशंस हैं। और सूर्य सिद्धांत में लिखा क्या गया है ऑथर के बारे में कि ये स्वयं सूर्य के किसी एक दूत ने बताया है, ठीक है। तो बेसिकली सूर्य सिद्धांत क्या है कि जो सोलार पोजीशंस है उसको एक्सप्लेन करता है कि मतलब सूर्य के, मतलब पृथ्वी के अराउंड सूर्य घूम रहा है, इस तरह की बातें लिखी गई हैं, जो कि बाद में फिर खारिज हो गया ऑब्वियसली कि सन सेंटर में है और सोलर सिस्टम उसके आसपास घूम रहा है, राइट। वराहमिहिर की बृहत संहिता ऑफ 6th century CE इज अनदर पाइनियरिंग वर्क फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। सो वराहमिहिर की बृहत संहिता बेसिकली एक एनसाइक्लोपीडियक वर्क है। बृहत संहिता में बहुत सारी चीजें लिखी हैं वराहमिहिर ने, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी से लेकर, मैथमेटिक्स से लेकर, बायोलॉजिकल साइंसेस से लेकर, जेमोलॉजी तक, जेमोलॉजी, यस, जेम्स के बारे में भी वराहमिहिर की बृहत संहिता में जानकारी लिखी है। सो इट्स एन एनसाइक्लोपीडिया जिसमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी जानकारी है, राइट। ही ऑब्जर्व दैट द मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। ये है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। बृहद संहिता में 6th century CE में ही वराहमिहिर ने यह बात क्लेम कर दी कि सन है, सन के अराउंड अर्थ घूम रही है और अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, राइट। जो कि वेस्टर्न साइंसेस को बहुत बाद में जाकर पता चला, बट इंडिया में स्कॉलर्स ने 6th century के आसपास ये बात जो है वो सिद्ध कर दी, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन सूर्य सिद्धांत में वही पुरानी बात लिखी है कि धरती सेंटर में है और सब इसके आसपास घूम रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य सिद्धांत को एक पूरी तरह क्रेडिबल सोर्स की तरह नहीं देखा जा सकता। आर्यभट्ट और वराहमिहिर की बृहत संहिता को कंसीडर किया जा सकता है, गुप्त पीरियड में है दोनों ही। मेडिवल पीरियड की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक एस्टेब्लिश्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट इन दिल्ली। अब तुगलक, ही वाज अ वेरी फॉन्ड ऑफ साइंसेस, राइट। तुगलक काफी खुद इंटेलेक्चुअल भी था वो, ठीक ठाक। फिरोज शाह बहमणी की बात करें, सेटअप एन ऑब्जर्वेटरी इन दौलताबाद। तो मिडिवल टाइम्स में ऑब्जर्वेटरी दिल्ली में सेट की गई फिरोज शाह तुगलक द्वारा। बहमणी शाह ने दौलताबाद में एस्टेब्लिश करी, फिरोज शाह बहमणी ने। बोथ लूनर एंड सोलर कैलेंडर्स वर इन यूज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। महेंद्र सूरी एक जैन स्कॉलर हैं। अ कोर्ट एस्ट्रोनॉमर ऑफ फिरोज शाह डेवलप्ड एन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड यंत्रराज। अब यंत्रराज क्या है? यंत्रराज एक ऐसा हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको बता देता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो हैं उनकी पोजीशंस क्या है। ये एक ग्रीक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंडिया में महेंद्र सूरी ने अपनी तरफ से डेवलप किया, जिसको उन्होंने यंत्रराज कहा। फिरोज शाह के कोर्टियर हैं, ध्यान रखेंगे आप।
उसके अलावा परमेश्वरा और महाभास्करिया, मैंने आपको बताया ये दो ऐसी फैमिलीज हैं जो अल्मनाक मेकर्स है, यानी कि वो हर साल या कुछ पीरियड बाद जो है वो पब्लिकेशंस निकालती हैं और रिवाइज करती हैं स्टडीज को। ठीक है, फेमस फैमिलीज ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स। भास्करा जो है वो महाभास्करिया फैमिली के ही है, अर्ली मेडिवल पीरियड के। उसके अलावा नीलकंठ सोमसूतवन प्रोड्यूस्ड अ कमेंट्री ऑन आर्यभट्टा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मिडिवल टाइम्स है तो एंशियंट लिटरेचर की कमेंट्री हमें देखने को मिलती है मिडिवल टाइम्स में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंशियंट पीरियड के लिटरेचर या अर्ली मेडिवल पीरियड के लिटरेचर पर कमेंट्री हमें मेडिवल पीरियड में देखने को मिलती है। सो नीलकंठ सोमसुतवन जो है वो आर्यभट्ट की आर्यभटिया पर कमेंट्री देते हैं। ठीक है, उसके अलावा कमलकार स्टडीड द इस्लामिक आइडियाज ऑन एस्ट्रोनॉमी। तो कमलकार जो है वो क्या बोलते हैं, मुगल कोर्ट से हैं और इस्लामिक स्टडीज यानी कि पर्शिया में जो एस्ट्रोनॉमी पर स्टडीज चल रही हैं, यानी महर, अभी मैंने आपको बताया था ना सेंटर कहाँ है उनका, मरघा ऑब्जर्वेटरी, राइट। इश्वाहन भी है वैसे लर्निंग सेंटर तो। उसके अलावा ही वॉज एन अथॉरिटी ऑफ ऑन इस्लामिक नॉलेज एज वेल। उसके अलावा सवाई जय सिंह सेकेंड, ठीक है, सेट 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर। सवाई जयसिंह के बारे में तो हम जानते हैं, मुगल पीरियड के। ठीक है, सवाई जयसिंह ने 5 ऑब्जर्वेटरी सेटअप करी जो कि जंतर मंतर के नाम से जानी जाती हैं, दिल्ली जयपुर वाले, राइट। सो आज के सेशन में केवल इतना ही पढ़ेंगे हम। आज हमने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स उठाए। देखिए फैक्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने देने की कुछ कोशिश करी, लेकिन वो हम मेडिवल जब हम मेंस के लिए पढ़ेंगे तो वहां पर कॉन्सेप्ट्स हम ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। सो आप लोग जानते ही हैं 10% डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली मेरा आप कोड यूज़ करेंगे, चौहान सर हिस्ट्री। हाई डिस्काउंट चल रहे हैं इस समय, तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं सो दिस इज़ द राइट टाइम, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और कोड यूज़ कीजिएगा मेरा चौहान सर हिस्ट्री। नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर आऊंगा उसमें बायोलॉजिकल साइंसेज, मेटलर्जिकल साइंसेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। ऑलराइट, सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।